बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जो एल्गोरिदम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है और उसका नाम है हीप सॉर्ट। हीप के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हीप क्या होती है, मैक्स हीप, मिन हीप। हीप एक्चुअली एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। मैक्स हीप के केस में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो रूट पे पड़ा होता है और मिन हीप के केस में सबसे छोटा एलिमेंट रूट पे पड़ा होता है। और बाय डेफिनेशन मैक्स हीप में जो हमारा पेरेंट नोड होता है वो बड़ा होता है अपने चिल्ड्रन से, जो कि हमें इस वक्त एक मैक्स हीप यहाँ पे नज़र भी आ रही है। और जो मिन हीप होती है उसके अंदर पेरेंट जो होता है वो छोटा होता है अपने दोनों चिल्ड्रन से। एक्चुअली हीप सॉर्ट जो है ये कज़न है किसकी, सिलेक्शन सॉर्ट की। सिलेक्शन सॉर्ट और ये दोनों तकरीबन एक ही इंट्यूशन और लॉजिक के ऊपर काम कर रही होती हैं। सिलेक्शन सॉर्ट क्या करती है कि उसके पास अगर एक एरे है तो उस एरे के अंदर से सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करती है और उसको शुरू में ला के रख देती है, और फिर बाकी के सारे एलिमेंट्स के अंदर से सबसे छोटा एलिमेंट दोबारा से फाइंड करना शुरू कर देती है। हीप सॉर्ट भी एक्चुअली बिल्कुल यही कर रही होती है। तो हीप सॉर्ट जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट की खाला की बेटी है, लेकिन ये एक सियानी कज़न है। सियानी कज़न किस तरह से है कि ये जो सिलेक्शन सॉर्ट है ये बेचारी एक साइड से शुरू होती है और एलिमेंट जो स्मॉलेस्ट होता है उसको ढूंढना शुरू कर देती है और एंड तक जाती है। हीप सॉर्ट जो है वो हीप का फ़ायदा उठाती है, और हीप में जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम एलिमेंट जो मैक्स हीप के अंदर है वो ऑलरेडी रूट पे पड़ा होता है। तो ये इस चीज़ पे कैपिटलाइज करती है, इसको ऑलरेडी पता होता है कि मैक्स एलिमेंट कहाँ है। और मिन के केस में इसे ऑलरेडी पता होता है कि मिन एलिमेंट कहाँ है, जो कि रूट पे ही होता है। तो इस चीज़ के ऊपर कैपिटलाइज करते हुए ये उस एलिमेंट को फौरी तौर पे फाइंड कर लेती है। और दूसरा एडवांटेज ये लेती है कि उसको पता है कि रिकर्सिवली यही सारी प्रॉपर्टी जो हीप की है कि पेरेंट जो है मैक्स हीप के केस में वो दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है, इसके ऊपर कैपिटलाइज करते हुए जो रिप्लेसमेंट इसने करनी होती है वो रिप्लेसमेंट भी बड़ी एफिशिएंट तरीके से ये मैनेज करती है। वो कैसे करती है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो हम इसी वीडियो में आगे चल के सीखते हैं। फ़िलहाल इस चीज़ को आप ये समझें कि ये सियानी कज़न क्यों है, क्योंकि ये मैक्स को फौरी तौर पे फाइंड आउट कर लेती है और उसकी एडजस्टमेंट बड़ी शार्प तरीके से कम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर मैनेज कर लेती है। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मली अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सॉर्टिंग स्ट्रेटजीज़ की है क्या। इट सेज़ कि आप सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड एरे से हीप बिल्ड कर लें। तो इसके लिए बिल्ड हीप का एक फंक्शन होता है जो कि अगेन एन लॉग एन टाइम में काम कर लेता है। ये अभी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आप जब बिल्ड मैक्स हीप किसी भी अनऑर्डर्ड एरे पे लगाएंगे तो वो एन एलिमेंट्स हैं और हर दफ़ा वो लॉग ऑफ एन एक्टिविटी करेगा, तो एन टाइम्स लॉग ऑफ एन, एन लॉग एन टाइम में वो काम कर लेगा। दूसरा है कि आप मैक्सिमम एलिमेंट इसका फाइंड करें। तो मैक्स हीप के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट ऑब्वियसली फर्स्ट जो रूट पे पड़ा हुआ है वही मैक्स एलिमेंट है। फिर ये कहता है कि आप आखिरी एलिमेंट को और फर्स्ट एलिमेंट को स्वैप कर दें। तो ये 10 एलिमेंट्स की हीप है, आखिरी को और फर्स्ट को हमने स्वैप कर देना है। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो एंड पे आ जाएगा। जब सबसे बड़ा नंबर एंड पे आ गया तो हम फिर हमने क्या करना है, इस नंबर को डिस्कार्ड कर देना है एरे से, जिसका कुछ मतलब ये है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि जब 16 और 1 स्वैप हो जाएंगे तो उसके बाद 16 को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे एरे के अंदर से या हीप के अंदर से फॉर दैट मैटर, ताकि अब हमारी हीप का साइज़ छोटा हो जाए। इनफैक्ट ये एक लॉजिकल एक्टिविटी होगी। 16 अभी भी इसी एरे में ही पड़ा होगा, लेकिन हम लॉजिकली ये एज्यूम करना शुरू कर देंगे कि हीप का साइज़ कम हो गया है। अब जो नया रूट होगा वो हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट करेगा। जैसा कि असल में क्या होना चाहिए कि इस 1 को ऊपर चले जाना चाहिए और इस 16 को नीचे आ जाना चाहिए। तो इस सूरत में 1 और 16 जब स्वैप होंगे तो 1 जब ऊपर आएगा तो ये मैक्स हीप नहीं रहेगी, और फिर उसको हमें एडजस्ट करना है और दोबारा से हीप कर बनाना है। तो उस हीप के लिए हमें पता है कि ये लेफ़्ट सब ट्री भी हीप है और राइट सब ट्री भी हीप है। तो इसको 1 को ऐसे नीचे लाएं कि हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन हो जाए, और ये जो 14 ऊपर आया हुआ है ये एक्चुअली उसी के बाद आया हुआ है। ये कैसे होता है आइए देखते हैं। तो हम जो चीज़ अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो ये है कि ये 16 था जो कि मैक्स हीप के अंदर रूट पे पड़ा हुआ था। हमने इसको स्वैप किया और स्वैप करने के बाद 1 और 16 जो हैं वो आपस में स्वैप हो गए, और एक्चुअली इवेंचुअली हम जहाँ जहाँ पे पहुँचे सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद वो ये था
कि ये 14 ऊपर रूट पे आ गया और बाकी सारे एलिमेंट्स जिसने भी एडजस्ट होना था वो हो गए, और हमने इस 16 को लॉजिकली हीप के अंदर से बाहर निकाल दिया। तो ये काम कैसे हो रहा है कि 1 जब यहाँ पे आएगा तो उसके बाद वो इन दोनों से कंपेयर होगा, 14 और 10 से। राइट सब ट्री भी एक हीप है और लेफ़्ट सब ट्री भी एक हीप है। तो यही जो एक एलिमेंट है ये हीप का नुमाइंदा नहीं है। रिमेंबर कि हम इस पोर्शन को ऑलरेडी डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। 16 को हमने लॉजिकली डिसरिगार्ड कर दिया हीप के अंदर से, और अब हीप 9 एलिमेंट्स की रह गई है। तो अब हम करेंगे क्या कि इन दोनों के अंदर से देखेंगे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। 14 इज़ लार्जर, तो हम 14 को ऊपर ले आएंगे और 1 को इसकी जगह लाएंगे। अब स्टिल रिकर्सिवली इसको देखेंगे, 7 और 8 के अंदर से 8 इज़ लार्जर, 8 ऊपर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। और फिर इन 4 और 2 में से हम देखेंगे 4 इज़ स्टिल लार्जर देन 1, तो हम क्या करेंगे कि 4 को ऊपर ले आएंगे और 1 को इधर ले आएंगे। अब आप इस ट्री को देखें तो इसका रूट 14 है, बिल्कुल है। 8 और 10 इसके राइट और लेफ़्ट चिल्ड्रन हैं, बिल्कुल सही। और फिर 8 के नीचे जो लेफ़्ट सब ट्री है वो 4, 7, 2 और 1 है। 4, 7, 2 और 1 बिल्कुल सही। ये सारे के सारे एलिमेंट्स बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो अब आपने देखा कि ये एक्टिविटी जो कि हमने क्विक शॉट में की थी कि हम 16 को आखिरी एलिमेंट के साथ स्वैप करें और उसके बाद फिर इसको एडजस्ट करें, तो एडजस्ट करने के बाद जो सिचुएशन बन रही थी उसकी डिटेल्स भी हमने देख ली। अब एक इंतहाई अहम बात आने जा रही है जो कि इवेंचुअली इस सारी एक्टिविटी की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर हम बात करने की तरफ जब जा रहे हैं तो हमें इसका समझ आना बड़ा ज़रूरी है। जब हमने 1 और 16 को स्वैप किया तो ये एक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन था। उसके बाद मसला ये था कि इस 1 को ट्रिकल डाउन करवाते करवाते नीचे लाना है, और नीचे मैक्सिमम ये कितना आ सकता है जितने इस ट्री के लेवल्स हैं। इससे ज़्यादा ये नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक ने ऊपर जाना है और फिर इन दोनों जिस साइड पे भी ये आएगा उसके चिल्ड्रन में से किसी एक ने ऊपर जाना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब है कि एक हमने ऑलरेडी हीप के लेक्चर में ये अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है कि ये हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर जिसका साइज़ n हो उसके अंदर जो लेवल्स होते हैं वो लॉग ऑफ n होते हैं। इसका मतलब है कि लॉग ऑफ n मैक्सिमम स्वैपिंग्स करने के बाद ये अब दोबारा हीप बन जाएगा। तो एक दफ़ा ये सारी एक्टिविटी करने की जो कॉस्ट है इससे इस तक पहुंचने की वो क्या है, लॉग ऑफ n। और रिमेंबर पहले n 10 था और अब n 9 हो गया है। और इसके बाद जब हम चलेंगे तो फिर अगली जब हम एक्टिविटी करेंगे तो उस वक्त क्या हुआ कि हमने इस 14 को उठाया और लास्ट एलिमेंट जो 1 था अगेन उससे हमने इसको रिप्लेस करवाया, और फिर अगेन उस 1 को नीचे लाना शुरू करेंगे और अब की बार ये राइट सब ट्री से रिप्लेस होगा क्योंकि 8 और 10 में से 10 बड़ा है, तो 10 ऊपर आ जाएगा और सारी एडजस्टमेंट के बाद 1 अगेन नीचे आ गया। और फिर एक और दफ़ा लॉग ऑफ n टाइम ये एक्टिविटी हुई। अब की बार n जो है वो 9 है, इस दफ़ा n जो था वो 10 है। तो लॉग ऑफ n एक्टिविटीज़ के बाद हमने दो एलिमेंट्स जो हैं वो एक और दफ़ा एडजस्ट करी हैं। तो 1 log n यहाँ पे कॉस्ट आ गई, एक और log ऑफ n कॉस्ट आ गई, तो 2 log ऑफ n हो गया। और फिर हम इसी चीज़ को चलाते चलाते जब आगे लेके जाएंगे तो थर्ड के बाद 3 log ऑफ n टाइम हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और अब की बार 10 जो है वो भी इधर आ गया, और फिर 10 के साथ 9 की बार 4 log ऑफ n हमारी कॉस्ट हो जाएगी। रिमेंबर n का साइज़ जो है वो छोटा होता जा रहा है। यहाँ पे जो n है अब 7 हो गया है और इस जगह पे आके n अब 6 रह गया है बाकी का। और फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो फिर 8, और फिर नेक्स्ट चलते चलते हम 7 को यहाँ पे ले आए, और ये 5 log ऑफ n इस जगह पे और 6 log ऑफ n इस जगह तक पहुँचते पहुँचते हो गया। और उसके बाद हम आगे चलेंगे तो ये 7 log ऑफ n और फिर 8 log ऑफ n टाइम में हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और आखिरी दो एलिमेंट्स अब रह चुके हैं। आखिरी दो एलिमेंट्स में से जब एक को एडजस्ट कर लेंगे तो 9 log ऑफ n टाइम हम यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद आखिरी एलिमेंट जो रह गया है वो ऑब्वियसली अपनी जगह पे ही है। और अब आप देख रहे हैं ये जो पूरी एरे है ये सॉर्ट हो गई है। तो एक्चुअली हमारे पास टोटल एरे का साइज़ 10 था, तो ये ऑलमोस्ट अगर हम इसको 10 ही मान लें रफली तो ये 10 log ऑफ n साइज टाइम में ये एक्टिविटी हो गई है, और n वाज ऑलरेडी 10,
विच मीन्स कि इस 10 को हम n से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये n log n टाइम में ये काम कर लेती है। रिमेंबर हमने इसको सिलेक्शन सॉर्ट से कंपेयर करने की बात की थी। तो सिलेक्शन सॉर्ट पहले पूरी एरे के अंदर से मिन को फाइंड करता है और उसको शुरू में लेके आता है, फिर बाकी की सारी एरे को ट्रेवर्स करता है और मिन को फाइंड करता है, उसको दूसरे नंबर पे लेके आता है, फिर सारी एरे को ट्रेवर्स करता है और मिन को फाइंड करता है, उसको तीसरे नंबर पे लेके आता है। इसकी जो कॉस्ट है वो पहली दफ़ा ये n एलिमेंट्स को, फिर n-1 एलिमेंट्स को, फिर n-2 एलिमेंट्स को सर्च थ्रू कर रहा होता है। इस वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे जो हीप सॉर्ट है वो हीप होने की वजह से log of n टाइम में वो काम कर रही होती है, जो ये n और n-1 और n-2 टाइम में कर रही होती है। तो नंबर ऑफ़ इटरेशंस दोनों की n ही है, लेकिन इसकी जो हर इटरेशन है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और जो हीप है उसकी जो एक इटरेशन है वो लेसर एक्सपेंसिव है और वो लॉगरिदमिक बिहेवियर एग्जिबिट कर रही है, जबकि इसकी हर इटरेशन लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी को एग्जिबिट कर रही है। तो इस तरह से ये दोनों की इंट्यूशन यही है कि एक एलिमेंट को पकड़ो, उसको उसकी जगह पे रख दो शुरू में या आखिर में, और उसके बाद साइज़ एक कम कर दो। तो वो ये एक्टिविटी दोनों में एग्जैक्टली सेम तरीके से हो रही है, लेकिन जो हीप सॉर्ट है वो रिलेटिवली एफिशिएंट तरीके से इस सारी एक्टिविटी को log of n टाइम में कर रही है। तो इस तरह से हीप सॉर्ट पूरे डाटा को सॉर्ट करने में कामयाब हो जाती है और n log n टाइम में ये काम कर लेती है। उम्मीद है कि आपको हीप सॉर्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और आपने ये भी देख लिया होगा कि ये और सिलेक्शन सॉर्ट किस तरह कज़न्स हैं और ये उसकी सियानी कज़न किस तरह से है। देखते रहिए बैक टू बेसिक्स और सीखते रहिए मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स जो कि कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स के अंदर आपको सीखने चाहिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। अंटिल देन एंजॉय लर्निंग बैक टू बेसिक्स।